गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आज की क्लास में आपका। आज का हमारा टॉपिक है 1929 की आर्थिक मंदी, जिसमें हम बात करेंगे कि 1929 में जो आर्थिक मंदी आई थी, जो एक विश्व स्तर पे नाटकीय घटनाक्रम चल रहा था, उस दौरान क्या क्या घटनाएं घटित हुई। और उसमें हम बात करेंगे मुख्य रूप से विश्व के विभिन्न देशों की, जिसने आर्थिक मंदी के तहत विश्व के प्रत्येक देश को प्रभावित किया था और वो प्रभाव क्यों था, उस मंदी ने कितने प्रभाव छोड़े थे जो दूरगामी थे या निकटतम थे। तो उन सब की चर्चा हम इस टॉपिक में करेंगे। सबसे पहले तो हमें मीनिंग ही पता होना चाहिए कि मीनिंग क्या है इसका, आर्थिक मंदी का। तो मीनिंग में हमें जैसे कि कोई भी देश है, उस देश में जब क्रय शक्ति कम हो जाए, क्रय शक्ति का मतलब है खरीदने की क्षमता, उपभोक्ता की खरीदने की क्षमता कम हो जाए, तो तब जो है महामंदी का या मंदी का दौर शुरू होता है। उसमें जब लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाए या वस्तुएं रखने की क्षमता कम हो जाए, लोग कम खरीदेंगे, फिर जो उत्पादन बना हुआ है उस उत्पादन में जो है गिरावट आएगी, फिर उत्पादनकर्ता कम उत्पादन करेगा, फिर कम उत्पादन जब होगा तो निवेश कम होगा, कम कारखानों में मजदूर काम करेंगे, उससे बेरोजगारी की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो ये सब एक चक्रीय रूप में चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें महामंदी का जो दौर था, विश्व के बहुत सारे संसाधनों को उस दौर ने प्रभावित किया, जिसमें उपभोक्ता की क्रय शक्ति कम हुई, उसने वस्तुएं कम खरीदा, कम खरीदने के कारण उत्पादन कम हुआ, निवेश कम हुआ, कारखानों में माल कम बना और माल कम बनने से कम कारीगरों को काम मिला, कम व्यापारियों को लाभ हुआ, लाभ कम हुआ, कम काम मिला, बेरोजगारी बढ़ी और धीरे धीरे करके वस्तुओं के मूल्य में गिरावट आने लगी। वस्तुओं के मूल्य में ही गिरावट नहीं, विभिन्न देशों की मुद्रा में अवमूल्यन हुआ। अवमूल्यन का मतलब है जब एक देश की मुद्रा विश्व के अन्य देशों की तुलना में उसका मूल्य गिर जाता है, घट जाता है, कम हो जाता है, वो स्थिति अवमूल्यन की स्थिति होती है। तो इस प्रकार से मुद्रा का अवमूल्यन, बेरोजगारी की स्थिति, उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति का कम होना, बेरोजगारी का बढ़ना, ये सारे के सारे कारण इशारा करते हैं उस स्थिति की ओर जो आर्थिक मंदी की स्थिति थी या आर्थिक मंदी का दौर था। ये दौर शुरू हुआ था 1929 में, 1932 तक ये चला, लेकिन धीरे धीरे करके 1932 तक इसने भयंकर रूप धारण कर लिया और 1934 तक उस पे कुछ हद तक काबू पाया जा सका। हुआ क्या था कि प्रथम महायुद्ध के बाद अमेरिका ने विश्व के प्रत्येक देश को ऋण दिया था, अपनी स्थिति, अपनी क्षमता को वापस पुनः पहले जैसा बनाने के लिए। जैसे ही राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, विश्व के विभिन्न देशों के साथ शांति समझौते किए गए, उन सभी शांति समझौतों के चलते और विश्व में विभिन्न देशों द्वारा की गई क्रिया प्रतिक्रियाएं अपने देश की स्थिति को पहले की तरह पुनः सुचारू रूप से चलाने के लिए जो भी काम किए गए थे, वो सारे के सारे अर्थव्यवस्था के उत्थान से शुरू होते हैं। क्योंकि युद्ध में जन धन की भारी हानि हुई थी, तो अपनी अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पे लाने के लिए विभिन्न विश्व के देशों ने अमेरिका से ऋण लिया था। पहले क्या था, प्रथम विश्व युद्ध से पहले इंग्लैंड विश्व में अग्रणी था, लेकिन प्रथम महायुद्ध के बाद अमेरिका ने दिखा दिया कि वो विश्व के सभी देशों में विकसित और अग्रणी देश है। उसने विश्व के प्रत्येक देश को ऋण दे करके सहायता की। यहाँ पे
19 में एक प्रक्रिया शुरू हुई, सॉरी 1929 में, 1929 में यहाँ पे सट्टेबाजी की एक प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें लोग अपने ही देश में निवेश करना ज्यादा उचित समझने लगे। विभिन्न व्यापारिक कंपनियों ने अपने देश के लोगों को ही धन या ऋण दिया, उन लोगों ने अपने देश में ही सट्टा लगाया, निवेश किया, दूसरे देशों को ऋण मिलना बंद हो गया, जिससे महामंदी का दौर शुरू हो गया। उस मंदी के शुरू हुए दौर में मुख्यतः भूमिका रही अमेरिका की वॉल स्ट्रीट की, जो वॉल स्ट्रीट संकट के नाम से ही जो है फेमस है, क्योंकि अमेरिकियों का धन जो ऋण के रूप में जा रहा था, उन्होंने उनको धन देना बंद कर दिया, और वॉल स्ट्रीट की ये घटना वॉल स्ट्रीट संकट के नाम से काफी फेमस हो गई, जिसमें विभिन्न देशों को ऋण मिलना बंद हो गया, वहां निवेश बंद हो गया, निवेश बंद होने से उत्पादन कम हुआ, उत्पादन कम होने से पहले ही उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति कम थी, कम उनकी मांग हुई, फिर उत्पादन कम हुआ, निवेश कम हुआ, वहां पे श्रमिकों की जो संख्या थी वो कम हुई, बेरोजगारी बढ़ी, व्यापारियों का लाभांश कम हुआ। इन सब से कमी आने के कारण उनकी मुद्रा का भी अवमूल्यन हो गया। देश की मुद्रा का अवमूल्यन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी शर्मनाक बात होती है, और उसमें अवमूल्यन से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है वो भी शो होती है। तो इस प्रकार से इन सब स्थितियों से विश्व में आने वाली एक हड़बड़ाहट विश्व की आर्थिक मंदी थी, जो 1932 तक एक भयंकर रूप ले सकी थी। और इस भयानक स्थिति में 1932 तक 3 करोड़ बेरोजगारों की संख्या हो गई, और इसका प्रभाव 1934 तक बना रहा। इस संकट के कारण सभी देश अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए प्रयास करने लगे, और उन्होंने संरक्षणात्मक कानून बनाने शुरू कर दिए, जिससे वो अपने देश की अर्थव्यवस्था को, अपने देश के लोगों को, अपने राष्ट्र की शक्तियों को बचा सकें। और इस सब से व्यापार ठप हो गया, जिससे मूल्य सूचकांक सितंबर 1928 में 900 से सितंबर 1931 में 50 पर ही रह गया। तो इससे व्यापार, विश्व का जो व्यापार था, बिल्कुल ठप हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। और इस बारे में आर्थर लुई ने कहा है कि महामारी के बारे में कि 1929 में जो अवसाद शुरू हुआ था वह कोई साधारण महामंदी नहीं थी, बल्कि आधुनिक इतिहास में अपने दीर्घ विस्तार और कठोरता की दृष्टि से सबसे भयानक मंदी थी। इतिहासकार डेविड थॉमसन ने भी इसको एक विश्व युद्ध की समान बताया है कि ये किसी भी विश्व युद्ध की घटना से कम नहीं थी, इसको किसी भी विश्व युद्ध की घटना से कम नहीं आंकना चाहिए। और ये जो मंदी का दौर था, इसने विश्व के प्रत्येक देश को प्रभावित किया था, लोगों में बेरोजगारी बढ़ाई थी, लोगों के काम धंधे नष्ट हो गए थे, विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था गिर गई थी। तो इस जो भारी अवमूल्यन का दौर चला था वो विश्व के विभिन्न देशों को सहना पड़ा था। तो कहने का अभिप्राय ये है कि 1929 का ये आर्थिक मंदी का दौर विश्व के विभिन्न देशों पे बुरा प्रभाव डालने वाला था। तो इस महामंदी के बहुत सारे कारण जिम्मेदार रहे थे, जिसमें हम डिटेल से बात करेंगे उनकी, लेकिन थोड़ा सा आज आपको मैं मीनिंग ही समझाना चाहती हूँ कि आर्थिक मंदी का मीनिंग क्या था। ऐसी स्थिति जिसमें उपभोक्ता की क्रय शक्ति कम हो जाए, या उसको जो वस्तुएं कम वस्तुएं वो रखे तो उसकी क्रय शक्ति कम हो जाए, उसकी खरीद कम हो जाए, वो कम खरीदने लगे। वो कम कब खरीदेगा? जब उसके पास कम पैसे होंगे, उसके पास पैसा कम है, वो कम खरीदेगा, वस्तुओं की मांग कम हो जाएगी। मांग कम होने से धीरे धीरे करके बना हुआ माल सड़ने लगेगा। उत्पादन जब सड़ने लगेगा तो उत्पादन करता आगे कम बनाएगा, तो धीरे धीरे करके उसका निवेश कम होता जाएगा, लाभांश कम होगा, वस्तुओं के रेट गिरेंगे। कम माल बन रहा है तो सीधी सी बात है
कम मशीनें काम कर रही हैं, कारीगर काम कर रहे थे तो उनमें भी कमी आ जाएगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, अवमूल्यन बढ़ेगा मुद्रा का। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में अवमूल्यन की स्थिति बड़ी खराब स्थिति होती है। तो इन सब से जो आगे दौर आएगा वो एक मंदी का दौर होगा। तो ये वैसे तो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, लेकिन ये 1929 की आर्थिक मंदी हम इसको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे कि इसके कारण क्या रहे। इसके कारणों की हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम महायुद्ध इसका मुख्य और पहला कारण रहा था, जिसने इस मंदी के दौर को शुरू होने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्योंकि यदि महायुद्ध ना होता सॉरी, तो महायुद्ध ना होता तो क्यों विश्व के विभिन्न देश अमेरिका से कर्ज लेते, ऋण लेते? उनको क्या जरूरत थी? उनकी अर्थव्यवस्था सही रूप से, सुचारू रूप से काम कर रही थी। तो इस सब में मुख्य रूप से भूमिका निभाई थी प्रथम विश्व युद्ध ने। और प्रथम विश्व युद्ध के होने के कारण ही ये ऋणग्रस्तता बढ़ी थी। इस ऋणग्रस्तता ने ही इस मंदी के दौर को शुरू करने में मुख्य भूमिका निभाई थी। आज आप लोग ये मीनिंग समझ के देखेंगे और इसको बड़े अच्छे से समझेंगे। थोड़ा सा ही आज करवाया है, कल हम इसके कारणों की चर्चा करेंगे कि इसके क्या क्या कारण रहे थे। मंदी का जो ये दौर शुरू हुआ था, इसके बहुत सारे कारण जिम्मेदार रहे थे। उन सारे के सारे कारणों को कल हम डिटेल से पढ़ेंगे। आज आप इसके मीनिंग को पढ़ के देखेंगे। इतना काफी है आज के लिए। थैंक यू।